अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो चली गई, लेकिन वो जाते जाते जो IMF के साथ मुआहिदा कर गए हैं उसके असरात जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर है ये बात कही जा रही थी कि शराइत बहुत सख्त हैं, आने वाला वक्त जो है वो कड़ा है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और इस्तिताअत की भी एक हद होती है। और दिखाई ये देता है कि मामलात जो हैं वो अब हदूद और क़यूद से आगे जा रहे हैं, कोई सिलसिला नहीं है। डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी कर गया है, पेट्रोल जो है वो भी अब ट्रिपल सेंचुरी के कुर्बो जवार में बैठा हुआ है। और ये सूरत हाल ऐसी है जिसके नतीजे में हर चीज़ ने जो है वो महंगा होना है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़नी है, किराए बढ़ने हैं और मामलात ज़िंदगी जो है वो तंगी की तरफ जाने हैं। और जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त है वो भी दिगर गुई है। हमारी बरामदात जो हैं एदाफ़ के मुकाबले में नहीं बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र एदाफ़ के मुकाबले में नहीं आ रही हैं। सिंपल और सादा ज़बान जो है वही इख्तियार की जानी चाहिए ताकि ये समझ में आ सके कि हमारे ऊपर बीत क्या रही है। ये तो अभी इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिटारी में से चीज़ें जो हैं वो अब निकलती चली आ रही हैं और उसके नताइज जो हैं ज़ाहिर है कि वो इंतहाई खौफनाक हैं। ये शर्त है कि आपने डॉलर के मुकाबले में रुपये को खुला छोड़ना है। अब खुला छोड़ा है तो उसका जो सिलसिला है वो ये हो गया, ये आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर जाके रुकेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत का मामला है और ये दो बुनियादी जुज़ ऐसे हैं जिनकी आगे तमाम तर शाखें हैं और वो फिर हर तरीके से जो पाकिस्तान का पूरा मुआशी मंजरनामा है उसके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं टडैप के। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात तो कही जा रही थी कि IMF के साथ शराइत जो हैं वो बहुत कड़ी हैं, आगे का इम्तिहान जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, आपको लगता है कि ये काबिल बर्दाश्त है? मेरा ख्याल है हमको जो है ना अपनी याददाश्त पे जोर देना चाहिए। हमने ये हमेशा हमारी बात हुई। अभी जब वो बिलाल बिलाल साहब आए थे और फेडरेशन में, तो उन्होंने बताया कि अगले 8-10 महीने बड़े सख्त हैं। तो ये तो हमें मालूम ही है कि जो हमने जो साइन किए हैं वो इट्स अ काइंड ऑफ, ऐसा मैं नहीं कहता कि डेथ वारंट है, लेकिन बड़ा कड़े शराइत है जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, जिसमें महंगाई भी बढ़ेगी, जिसमें लोगों को भी प्रॉब्लम्स होंगे, इस मुल्क को भी प्रॉब्लम होगा। अब ये देखें ना, अगर आपने जीरो सब्सिडी की पॉलिसी है और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर वो $80 क्रॉस कर गया है, तो मतलब अगर उसमें रेट बढ़ा, उसमें हम क्या ताज्जुब कर रहे हैं या क्या हमारे ऊपर कयामत आ गई, तो अंडरस्टूड है। इसी तरह से बिजली के रेट जो है ना, अब ये इसका इन्फ्लो आएगा बिजली के रेटों पे भी और मजीद। अब ₹7.25 तो IMF की कंडीशन के हिसाब से बढ़ गए। अब जो बिल आए हैं इंडस्ट्री को, वो ₹52.75 के बिल आए। तो अब ये ₹52.75 के आप मुझे बताएं कि जो ना, एक आदमी कल मेरे साथ बैठा हुआ था, कह रहा था कि मैंने एक AC है और रात को 1 बजे से 3 बजे तक चलाता हूँ, कोई फ्रिज नहीं है और मेरा बिल ₹20,000 आया है इस महीने का। तो अब आप अगर मुझे बताएं कि ये तो चल ही नहीं सकता, इंडस्ट्री आधी बंद हो गई कराची में, कम से कम वहां बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ। छोटी इंडस्ट्री आधी से ज्यादा बंद हो गई है, मजीद बंद हो रही है। तो हमको अगर हम इन इकदाम को अगर लेकर हम बैठेंगे, मैंने पहले भी सवाल किया था वहां एक फोरम के ऊपर, मैंने कहा अगर आपने हमने IMF से कर दिया, IMF चाहती है कि सब्सिडी नहीं हो, IMF चाहती है कि ये नहीं हो, IMF ये नहीं कहती कि सब्सिडी ना हो, IMF कहती है कि सर्कुलर डेट ना हो। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। इन दोनों बातों में जो फर्क है वो समझने वाला वो ये फर्क है कि सर्कुलर डेट को आपने रोकने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि जी आप अपना दाम बढ़ा दें। तो दाम बढ़ाने से तो इंडस्ट्री बैठ जाती है। तो आपने सर्कुलर डेट को खत्म करने का जो जेन्युइन तरीका है उसको इस्तेमाल करें। वो जेन्युइन तरीका क्या है कि आप चोरी को कम करें, पिलफरेजेस को कम करें, लाइन लॉसेस को कम करें, जो आपकी हाई प्राइसेस फ्यूल्स हैं उनको आप काटें, आप हाइडल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, और जो आपकी आइडल कैपेसिटी के जो बड़े बड़े एग्रीमेंट आपने किए हैं 20-20 साल के, उसको रिव्यू करें और उसके अंदर कोई ना कोई कमी बेशी करें, ताकि हम सर्कुलर आप सर्कुलर डेट को कम करने का तरीका, अगर आप ये समझते हैं कि दाम बढ़ाना है, तो उसके जो है ना, जो फॉल बैक सिचुएशन है, उसका जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है, वो ये है कि जब हम कंपटीशन से आउट हो जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी।
फिर बेरोजगारी होगी, जब बेरोजगारी हो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, फिर जो हम जिस चीजों का हम डरते हैं वो सारी चीजें फिर पाकिस्तान में होंगी, लोग कहाँ से फिर वो लेके आएंगे, आएंगे। किधर रोजगार ज़ुबैर मिलेगा? मोतीवाला साहब, मैं आता हूँ, ज़रा इसको ओपन कर लें, क्योंकि ये अब ज़रा थोड़ी इस पे बात करते हैं, क्योंकि आपने 3-4 बड़ी अहम चीज़ों की जो है वो निशानदेही की है। अब इसमें खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाइएगा, एक तरफ गवर्नेंस का चैलेंज है और उस गवर्नेंस की नाकामी का सारा बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया है। अब गुजारिश ये है कि आईएमएफ ये तो कहता है कि आप जो है सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा जो है वो उसको ख़त्म करो। वो ये भी कहता है कि आप जितनी पेट्रोल जिस कीमत पे ले रहे हो उसी कीमत पर आगे बेचो, कोई सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। कभी आईएमएफ की, एक आम आदमी का ये सवाल है, ये शराइत भी आई है कि हुकूमत वालों अपनी याशियाँ भी कम करो, अशराफिया जो है वो अपनी बेल्ट टाइटन अप करे और जो आवाम है उसको कुछ रिलीफ मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत नजीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आईएमएफ आपसे ये नहीं कहेगा और ना उसका ये काम है कि वो आपको जो है वो कहते हैं स्पून फीडिंग करे। उसका काम ये है कि वो आपको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे, आपको एक स्ट्रक्चर दे और आपको जो है वो कंपेल करे, मजबूर करे इस चीज़ पे कि आप वो सारी चीज़ें अचीव करें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें और उसकी जो रीपेमेंट है उसको, ना सिर्फ उसको बल्कि अपने जितनी कर्जों की अदायगी है उनको इंश्योर करें। और देखिए वो किस तरह से ये करता है, वो ये कहता है कि जी आप कीमतों को डिस्टॉर्ट ना करें, जो प्राइसिंग मार्केट की जो प्राइस हो, चाहे वो पेट्रोल की प्राइस हो, चाहे वो चीनी की प्राइस हो, चाहे वो आटे की प्राइस हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपये की कीमत हो डॉलर के अगेंस्ट, ये सारी आप मार्केट ड्रिवन करें, जो डिमांड सप्लाई की बेसिस पर ड्राइव हो, जो कि बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से मजबूर होती हैं, वो इस तरह से होती हैं कि जब आप ये प्राइसेस बढ़ाते हैं तो आवाम का एक प्रेशर आता है। जब आवाम का प्रेशर आता है तो नॉर्मल गवर्नमेंट क्या करती हैं कि वो अपने आप को ठीक करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि हमने अपने आप को ठीक ही नहीं किया। गवर्नमेंट से प्रेशर आता है, गवर्नमेंट पहले ही जो है अपने टेनर से पहले ही चली जाती हैं, तो कमिटमेंट भी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं है, विजन भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के होता ये है कि हम 23 प्रोग्राम में जा चुके हैं और उसका हासिल ये है कि हमने आज तक जो है अपने आप को ठीक नहीं किया। पैसा लिया भी तो उसको अपनी आवाम से उस तरह से खर्च नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है कि आप किसी और का पैसा लें और अपने आप को ठीक करें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इनफैक्ट, तो हमने इसको ज़ाया किया। तो ये हमारा कसूर है कि हम अपनी आवाम पे जो है वो बोझ डालते हैं और अपने खर्चे कम नहीं करते और उसका जो रिजल्ट ये होता है कि दूसरी गवर्नमेंट आती है तो पिछले वालों को जो है बुरा भला कहती है और फिर अगेन जो है वो आईएमएफ के पास जाती है, मिलते तल्ले करती है और हाथ पे जोड़ के फिर उनसे जो है की तरह डेट ले आती है। तो बात ये कि ये सिलसिला बहुत अच्छे तक चल नहीं सकता क्योंकि अभी भी बहुत मुश्किल हालात में हम चले गए थे और अब थोड़ा सा हम कुछ कहते हैं ना वेंटिलेशन पे अभी भी हैं, हम वेंटिलेशन पे थोड़ा सा हम बेहतर हुए हैं और वेंटिलेटर हमें मिला है, अदरवाइज तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें ये इससे सबक लेना चाहिए और जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए या केयर टेकर गवर्नमेंट है ये उस तरह की चीज़ों को रखे ताकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी रहें और उनकी कंडीशन पूरी करें। खुर्रम शहजाद साहब, मैं आता हूँ वो बोझ जी। अच्छा, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अब ये फरमाइएगा कि अब ये जो आपने 3-4 चीज़ों की निशानदेही की कि बिजली के बिल भी बढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्री भी बंद होने की बात हो रही है, ज़ाहिर है क़ुव्वत इस्तिताअत होती है वो भी ख़त्म हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये हमें एनार्की की तरफ धकेल रहा है? देखिए, इट इज अप टू यू, हम एज अ कंट्री इसको कैसे टैकल करते हैं। कभी आईएमएफ ये नहीं कहता कि इसको सब्सिडी दो और इसको मत दो या तुमने इसको इसका दाम बढ़ाओ या इसका दाम मत बढ़ाओ। उनका जो मकसद है वो आपके अंदर एबिलिटी टू पे क्रिएट करना है, यानी हुकूमत के पास पैसा लाने की सारी ये पूरा जो जितनी चीजें चल रही हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हुकूमत ये जो बजट के पैसे जो आपके 1500 बिलियन हो गए हैं, साल के 600-700 बिलियन, आप अगर सर्कुलर डेट का मतलब है कि उसकी खसारे में के अंदर आप दे रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है उससे आप 600 बिलियन कम में आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है, तो इसको खत्म करने का वो कह रहे हैं, इसको खत्म कर दें चाहे किसी तरह से भी करें। और दुनिया में कोई ऐसा आसान तरीका और कोई नहीं होता कि मेरे पास आपसे मैं मांगता हूँ 100 रुपए और मेरे पास अगर 80 रुपए हैं तो मैं जो है ना 20 रुपए किसी से लेके आपको दे दूं। ये तो बड़ा आसान काम है और इस 80 रुपए को आपको जो है ना अगर मैंने उसको 100 करने हैं तो मेरी 80 की जो चीज है उसको मेरे को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको 20 रुपए और बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर उधार लिए हुए, बगैर किसी के ऊपर पास ऑन किए हुए। ये भी इसी तरह से बात है कि ये जो आपकी गैस की सब्सिडी है या इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, इसको मैं सब्सिडी कभी मानता ही नहीं हूँ। आप तो एक तो आपने क्रॉस सब्सिडी गैस के अंदर की हुई है और फर्टिलाइजर के पैसे भी इंडस्ट्री के ऊपर डाल रहे हैं।
असल प्रॉब्लम जो आपकी आपकी फैक्ट्री आपको मुल्क का है वो ये है कि आप जितने का माल लेते हैं उतने का आप बेच नहीं रहे और उस उतने पैसे आप कलेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप इन यूनिट टर्म्स देखें तो जो एवरेज कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो 7 रुपए और 35 पैसे उसकी आपकी अदर देन फ्यूल, अदर देन गैस और फर्नेस ऑयल आ रही है। और बाकी अगर सारी चीजों को देखें तो मिलाकर भी जो मेरी इत्तला है वो 26 रुपए के करीब तकरीबन आपको आ रही है। अब 26 रुपए ये आ रही है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फिर डिस्कोस की कॉस्ट है, फिर इसके बाद लाइन लॉसेस हैं, फिर पिल्फरेज हैं, फिर थेफ्ट है, फिर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स है। ये तमाम फैक्टर्स मिलाकर जो है ना आपके पास 500, 600, 700 बिलियन रुपए का खसारा दे जाते हैं। एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि मैं अगर मेरे अपने घर पे बिजली बनाता हूँ तो इसकी कॉस्ट 26 रुपए, 28 रुपए, 29 रुपए आती है। ये रियल कॉस्ट है अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ अगर इस कॉस्ट को हम आगे लेके जाते हैं और अगर हम आप डिस्कोर्स का अगर अपनी चोरी नहीं रोक सकते, अपने पिल्फरेजेस नहीं रोक सकते, फिर हम कहें IMF कहता है कि इसका रेट बढ़ा दो, ये बात ठीक नहीं है। बात ये है कि आपको अपने तौर पर इस मुल्क को चलाने के लिए वो काम करने होंगे जिससे इंडस्ट्री भी चले। यहाँ तो आप जो ये काम कर रहे हैं दाम बढ़ाने का, वो तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रुक जाएगी। ज़ुबैर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब खुर्रम शहजाद साहब, मैं ज़ुबैर साहब की तरफ जाऊँ, इसमें ये ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालिए। देखिए, हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और ज़ाहिर है एक जो तखसीस अशरफिया में और आम आदमी में हो गई है, उसकी खलीज जो है वो बहुत वसी हो गई है। और ज़ाहिर है कि अब जिस तरीके से हर चीज़ की कीमत जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और जो हमारे हालात और वाक़यात हैं, बैसियत एक ज़रई मुल्क होने के नाते भी हर चीज़ हम दरामद कर रहे हैं, तो ये जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये हम अब आबादी से ज़्यादा महंगाई के बम पर नहीं बैठ गए हैं? बिल्कुल नवीन साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम जो है महंगाई के दम पे बैठे हुए हैं। और देखें, और उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि अगर पॉलिसी शिफ्ट आता है, ये नई गवर्नमेंट ही कर सकेगी। आप केयर टेकर से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि उनका मैंडेट बड़ा लिमिटेड है। इलेक्शन तक करवाने तक जो है वो लिमिटेड मैंडेट है। इकॉनमी का कंप्लीट मैंडेट उसी के पास होगा जो कि इलेक्ट होकर आएगा डेफिनेटली। तो उससे आप ये डिमांड करते हैं कि जी आप जो है जो पेट्रोलियम लेवी में पैसा लेते हैं आवाम से, आज 55 रुपए पर लीटर है डीजल की और पेट्रोल पे भी, तो 55 रुपए आप कहाँ लगा रहे हैं? तो वो डेवलपमेंट लेवी जो है वो हुई थी, एक्चुअली डेवलपमेंट लेवी थी, जिससे आप पेट्रोलियम सेक्टर को जो है वो डेवलप करने का प्लान था, या फिर आप एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने का उसके थ्रू प्लान था। ये टैक्स कलेक्ट करते हैं आप। एक तो आप कहते हैं कि कंजम्पशन कम हो, दूसरा ये होता है कि उससे डेवलपमेंट हो। अब वो डेवलपमेंट में जब पैसा नहीं लगता ना, और KCB का पैसा सिर्फ MNAs और MPs के पास जाता है, तो उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप इलेक्शन जीतें और इलेक्शन में वोट बैंक को जो है वो संगी करें, लेकिन उसको डेवलपमेंट में लगाना है। अगर वो नहीं लगेगा तो ये आपको पेट्रोलियम प्राइसेस डायरेक्ट हिट करेंगी। और दूसरी बात ये कि हमारी फार्म टू मार्केट पूरा स्ट्रक्चर खराब है। जहाँ से प्रोडक्ट बनती है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो बनती हैं, वहाँ से लेकर मार्केट तक आती है, लोगों की टेबल तक आती है खाने तक, वो पूरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें उसमें फाइनेंसिंग के इशूज हैं, उसमें सैलाब आ जाता है, उसमें हमारे जो जो इन्वेंट्री हाउसिंग है वो हमारे इसमें नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। आप ये ना समझे कि हमें जो है विदिन फ्यू मंथ्स बस महंगाई आती हो जाएगी और बस सब ठीक हो जाएगा। ये तो डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं जहाँ पे महंगाई बहुत कम रहती है। उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, 50 साल पहले बनाए हैं, 100 साल पहले बनाए। आज हम बनाएंगे तो 30 साल बाद उसका इम्पैक्ट आएगा। नहीं करेंगे तो ये आपको इन्फ्लेशन नीचे नहीं मिलेगी। टेम्परेरी रिस्पाइट मिलते रहेंगे, उससे आप खुश होते रहेंगे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ इंडस्ट्री बेहतर होना और आज एक आम आदमी को स्थापित होना कि वो खर्च अच्छा कर सके और इतना कमा सके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पूरे प्रोग्राम है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। जब तक गवर्नमेंट आज से 4 साल 5 साल नहीं करेगी, आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपके यहाँ बेहतरी आएगी। मैं आता हूँ खुर्रम शहजाद साहब। अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि IMF के साथ जब मुआहिदा होने जा रहा था, ज़ाहिर है आप लोगों से भी मुलाकातें हो रही थी, वज़ीर आज़म साहब की भी आप लोगों से मुलाकात थी, इसहाक डार साहब से भी आप मिलते रहे।
क्या आपको ये फील आ रही थी कि हम 9 महीने के लिए यरगमाल हो जाएंगे और उसके नताइज जो हैं वो फिर इतने खौफनाक होंगे कि शायद वो सस्टेनेबल ही ना हो? देखें, यरगमाल वाला लफ्ज ठीक नहीं है। हम तो खुद गए कि हम हथकड़ियां पहनाओ, क्यों नहीं पहनाते हो? उन्होंने इसको 6 महीने हमें हथकड़ियां पहनाने से इनकार कर दिया। फिर हमने कहा जी हमने गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमको ले लो, आप हमको अपने प्रोग्राम में लो। क्योंकि जब आप प्रोग्राम में नहीं जाते थे तो आपको दुनिया भर से कर्जे नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि हमारे देरीना दोस्त जो हैं सऊदीया, यूएई, उन्होंने कहा जी आप उसके प्रोग्राम में IMF के प्रोग्राम को ले आए, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो जो है ना इन्वेस्टमेंट सारी चीजें रुक गई थी। उस वजह से हमको IMF का प्रोग्राम करना जरूरी था। आज श्रीलंका को देखें ना, श्रीलंका ने हमारी जैसी पोजीशन पे थे, वो उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की, आज फिर वो IMF के प्रोग्राम में है। मैं ये कह रहा हूँ जी, सुबह श्रीलंका के कौंसल जनरल आए हुए थे और उन्होंने ये बताया कि हमारा इन्फ्लेशन 10% से अंदर चला गया, और वो सारा उन्होंने वर्कआउट किया और उसके बाद IMF के प्रोग्राम में भी वापस पहुंच गए, बैंकरप्सी भी डिक्लेयर की, और इस वक्त जो इनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और चीजें ठीक हो रही हैं। वो अपने डेलीगेशन को लेके यहाँ आना चाहते हैं, सिंगल कंट्री एग्जीबिशन करना चाहते हैं। तो यही श्रीलंका है। असल प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम जिस नजर से चीजों को देखते हैं उन नजर से देखना नहीं चाहिए। हमको इंडस्ट्री को एक सेक्रेट एंटिटी मानना चाहिए। एक ऐसी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो अर्बन एरियाज की 90% पॉपुलेशन को रोजगार देने के लिए की जिम्मेदार है। अगर हम उनकी उससे अगर निकाल के उनकी परवाह किए बगैर हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। आप गैस की मैं आपको मिसाल देता हूँ, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसको मतलब जितनी गैस निकलती शायद कहीं निकलती है, कतर में निकलती है। आप वहां देख लें तो पाइपलाइन कोई घरों में गैस नहीं जाती, सिलेंडर्स होते हैं या बाउजर्स होते हैं जिस जाल बिछा हुआ है, जिस वो क्योंकि लाइनें हैं और पिलफरेजेस होती है, लाइन लॉसेस होती हैं, और ये हम इंडस्ट्री के ऊपर डालते हैं, इंडस्ट्री को महंगा करके जो क्रिपल करते हैं, ये एक मुकाबले के काबिल ही ना रहे। नारी मतलब मैं इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये इंडस्ट्री वाली सिचुएशन पे आता हूँ क्योंकि इस पे भी अब सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो हो गई। आप खुर्रम शहजाद साहब ये फरमाइएगा, क्या हमारे पास चॉइस नहीं थी? हम आसान रास्ता लेना चाहते थे, आसान रास्ता IMF के थ्रू था कि कर्ज़े आ जाएंगे, फिर कर्ज़े आ जाएंगे और हमारा जो मामला है वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब जो ये कर्ज़े जिस कीमत पर मिले हैं, उसकी तो एक बड़ी भयानक तस्वीर अब सामने आ रही है। इस सूरत हाल में आपको अब आगे जो सफ़र है, जो ये 9 महीने का प्रोग्राम है, अबूरी प्रोग्राम, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो आपने बात की है नवीन साहब कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आसान ऑप्शंस होते हैं वो हम अपना लेते हैं। मुश्किल ऑप्शन ये है कि अपने खर्चों को कम करें। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको जो है 30-40% काटना अक्रॉस द बोर्ड, ये एक चैलेंज है, बट ये अगर हो जाए तो बिल्कुल जो है वो बेहतरी आ सकती है। फिर आपके यहाँ एनर्जी लॉसेस हैं इतने बड़े, आपके यहाँ 2.5 ट्रिलियन का जो है वो सर्कुलर डेट है, कि आप ठीक करें, और जो रेकरिंग बेसिस पे सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है, जिसको प्राइस आप जैसे मोतीवाला साहब बता रहे थे कि हम एक चीज़ जो बनाते हैं उस प्राइस पे हम बेच नहीं पाते, वो बिजली भी उसमें एक चीज़ है कि एफिशिएंसी नहीं है। तो हमारे यहाँ जितनी इनएफिशिएंसी होती है वो पास ऑन कर देते हैं या बिजनेसेस को या फिर आवाम को। देखिए, हम ठीक नहीं कर सकते, ये लें आप सब्सिडी की फॉर्म में इनएफिशिएंसी हमारी ले लें तो इकोनॉमी कर सकते हैं, पूरा खराब हुआ होता है। तो या तो एनर्जी सेक्टर के लॉसेस कम करें या स्टेट और एंटिटीज के लॉसेस कम करें, उनको बंद करें, उनको प्राइवेटाइज नहीं हो सकता अगर तो उनको इस लेवल पे ले आएं ताकि लॉसेस ना करें वो, और उसमें बोर्ड अच्छे डालें, मैनेजमेंट प्रोफेशनल डालें, एम्पावर करें उनको। फिर उसके साथ साथ पेंशन के इश्यूज हैं उनको ठीक करने के सारे हैं ना सोल्यूशन, ये सारे करें ना, पेनफुल सोल्यूशन हैं। इस पे पेन आवाम को नहीं होगा, इस पे पेन जो गवर्नमेंट में आएगा उसको लेना पड़ेगा पॉलिटिकल कॉस्ट की सूरत में। तो ये करें ना, IMF के बगैर ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं किया जाता? तो IMF तो इजी ऑप्शन है, मुझे ये लगता है। तो IMF के साथ आप थोड़े अपने डिप्लोमेटिक जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज जो आपके हैं उनको आप इंगेज करते हैं तो IMF आपके पास आ जाता है। पॉइंट ये है कि उसको भी हम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस आसान तरीके को भी, उसकी कॉस्ट हम ले लेते हैं टैक्स ज़्यादा होने की फॉर्म में, सब्सिडी जो है कम करने की फॉर्म में, प्लस आपके यहाँ जो है वो इतने पैसे बढ़ती हैं एनर्जी की, पेट्रोल की, और रुपी आपका इतना डेफिसिट होता है, ये सारी कॉस्ट आप ले लेते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं उठाते IMF के पैसों का। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेज करने वाले हैं ना वो उनको या तो उनका कोई विजन नहीं है या उनका कोई डायरेक्शन नहीं है या फिर उनको आता नहीं। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये सब चीज़ें चलती हैं तो डेफिनेटली आपके हालात चेंज नहीं होंगे, खराब ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है यही सोल्यूशन है, इनको ऑपरेट आप कर दें तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 6-8 महीने साल में हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल बेसिस पर जब
क्या होती है। मैं खुर्रम शहजाद साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि सनत का शोबा जो है वो यकीनन एक कलीदी शोबा होता है, हर मुल्क के लिए एक स्टीयरिंग होता है जिसको लेकर चला जाता है। अब ये जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोगों पे भी बोझ आएगा कि जो आपके पास 50,000 तक के मुलाजमीन हैं या उससे नीचे के मुलाजमीन हैं, उनके लिए तो गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ जो है वो देख रहे हैं? क्योंकि ये तो लग रहा है कि हम अगर आपसे मैं पूछूं, क्या स्टैंड स्टिल की तरफ तो रमा दवा नहीं है? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो ना खुर्रम साहब ने जैसी चीजें बताई, उनके अलावा भी बहुत सारी हैं। हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स हैं। 23% इंटरेस्ट रेट आपने कर दिया है। अब आप 23-24%, 25% जब आप इंटरेस्ट रेट देंगे, कौन से कारोबार में इतना नफा हो सकता है कि आप अपने कैश फ्लो के ऊपर ये प्राइस दें? ये 2% महीने के, ये हो नहीं सकता। इसके बाद आपने रीफाइनेंस के भी रेट को 3 गुना कर दिया है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, डीएलटीएल को भी रोक लिया एक्सपोर्टर्स के लिए। हमारा इस वक्त, अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान के मामलात का सोल्यूशन क्या है, तो जो क्विक सोल्यूशन है वो ये है कि हम अपना जो ट्रेड अकाउंट का जो गैप है $15 बिलियन का, उसको हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर उसको खत्म करें। अगर एक्सपोर्ट हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी तो हम कैसे उसको खत्म कर सकते हैं? अगर एक्सपोर्ट उल्टा कम हो गई तो ये गैप को हम बड़ा कर देंगे। जब आप गैप बड़ा कर देंगे तो आप मुझे बताइए कि तो फिर तो स्टैंड स्टिल भी अल्लाह ना करे हो। लेकिन आज भी जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियां, छोटी इंडस्ट्रियां जो है ना वो बंद हो गई हैं, और बड़ी इंडस्ट्रियां जो है ना वो अंडर कैपेसिटी चल रही हैं। जो मेरी मालूमात हैं उसमें ये है कि 30% कैपेसिटी जो है ना वो इस वक्त इरोड हो चुकी है, वो नहीं चल रही। 70% कैपेसिटी में लार्ज स्केल यूनिट चल रहे हैं। आप लार्ज स्केल यूनिट की आप ग्रोथ देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि माइनस ग्रोथ कैसे आ गई, किस तरह से हुई। तो अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ये हाल है, एसएमईज बंद हो रही हैं, तो आप ये बिजली को और गैस को अपने पास लेकर क्या करेंगे? आप दूसरे को छोड़ दें, गैस की सेल्स को देख लें आप। गैस की सेल्स टू द इंडस्ट्री has gone down from 400 and something to 380। तो अगर आपकी गैस सेल्स आज के जमाने में कम हुई, गैस गैस कंपनी की, आप केई को पूछ लें, केई के अंदर जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसकी पोजीशन बहुत खराब है। उनकी इंडस्ट्री सेल्स जो है ना वो देव गॉन डाउन, और मजीद डाउन जाएंगी। तो पाकिस्तान, मुझे तो ये खतरा लगता है कि ये अल्लाह ना करे एनार्की जैसा लगता है कि फिर लोगों को जब खाने को नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो क्या होगा? तो हम, हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं, उस बात को सोच रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। देखें, आपको जो है ये सपोर्ट, कुछ कड़वे डिसीजन आपने इतने लिए, आईएमएफ का लिया, यहाँ भी आपको एनर्जी सेक्टर में भी कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके जो आईपीपीस के साथ जो आपके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। और आपके पास जो आइडल कैपेसिटी है, जैसे विंटर में आप ये सोच रहे हैं कि विंटर के अंदर गैस कम होती है और बिजली ज्यादा होती है, तो आप बिजली जो है ना 10,000 से 11,000 मेगावाट में इस्तेमाल करते हैं इन विंटर, और समर में हम 1 घंटे की और 1 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, 1 घंटे बाद 1 घंटे की। तो उसको जो है ना उसको हम उस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरत होती है, और 25-26 हजार मेगावाट पूरी नहीं होती। तो 25, ये समर के अंदर ये गैस सस्ती कर दें और विंटर के अंदर उसको महंगी कर दें, और इसी तरह से विंटर में बिजली को सस्ता कर दें ताकि लोग स्विच ओवर हो जाएं बिजली पे, और एट कॉस्ट देनी चाहिए। तो अभी हमारी सेक्रेटरी उनसे बात हुई थी एनर्जी से, तो उन्होंने बिल्कुल अग्री किया कि विंटर के 4 महीने जो है हम उसको 20 रुपए पे, 18 रुपए, 20 रुपए पे, ताकि साल की एवरेज भी हो जाए। और जो है ना लोग जो है ना जहां सस्ती एनर्जी हो वहां जाना चाहिए। हमको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। पढ़ेंगे। हमको गैस मैं सप्लाई आता के हूँ निजाम, ज़ुबैर साहब, इसके एंड पे उस आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, ये जो अब सिलसिला है, जाहिर है कि हर चीज़ जो है वो गड़बड़ है। आपकी तरसीलात ज़ाहिर बहुत बड़ा एसेट थी आपके लिए, वो गिर गई हैं, बरामदात आपकी नहीं बढ़ रही हैं, और ये जो सूरत हाल है जिसकी तरफ ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी इशारा किया कि ना नौकरी होगी, ना ख़रीदने के पैसे होंगे, ना वैसी कीमतें ख़रीद जो है लोगों की वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये तो एक ऐसा
क्योस पैदा होगा कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब निगरान सेटअप से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? तो ये जो 4-6 महीने में ही मुकम्मल होना है ना IMF का प्रोग्राम भी आगे जाके, तो ये कैसे होगा? देखिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 4-6 महीनों में बहुत ज़्यादा आप ना समझें कि कोई टर्न अराउंड हो जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर करें कि जो SDA है, IMF का नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हुआ है, ये ही पूरा हो जाए या ये जो है स्मूथली चला जाए। मुझे इससे बहुत ज़्यादा जो है अभी फिक्र है कि ये जो है हमारा जब रिव्यू आएगा पहला नवंबर का, नवंबर में होगा बेसिकली, सितंबर एंड होगा और नवंबर में हमारा जो रिव्यू आएगा उसमें टारगेट मुझे लगता है पूरे नहीं होंगे। टैक्स के टारगेट हो गए या फिर फिजिकल टारगेट्स हो गए, ये सारे इतने आसानी से पूरे नहीं होंगे क्योंकि ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में। आज भी आपके यहाँ इम्पोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीटली जो है खुली नहीं है, अभी भी हैं। और उसके अलावा डॉलर की शॉर्टेज आज भी है। आप देखें डॉलर कहाँ जा रहा है और उसके साथ हमारे यहाँ कर्जों की अदायगियाँ भी हैं। तो मुझे लगता है कि पहला रिव्यू बहुत टफ होगा। अगर पहला रिव्यू जो है ये केयरटेकर इकोनॉमिक टीम जो है ये जो है हैंडल कर ले, और मुझे लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी जरूर है। अभी शमशाद अख्तर साहिबा को जो है अपॉइंट किया गया है, आज की खबर है अभी की, तो मेरे ख्याल में कैपेबल हैं लोग हमारे यहाँ, उनको एम्पावर किया जाए। और उनके साथ साथ मुझे लगता है कि जब आपके टारगेट्स अगर नहीं पूरे होती तो डेफिनेटली इनको फिर कहीं ना कहीं टैक्स भी बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकती केयरटेकर गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन जरूर होंगे। हाथ रोका नहीं जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई, जहाँ सब्सिडी कम करने की बात हुई, जहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई, जहाँ रुपये को मजीद जो है मार्केट ड्रिवन करने की बात हुई, सब किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई तो इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाए जाए। उससे होगा ये कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, मजीद इन्फ्लेशन में कमी शायद बहुत ज्यादा ना हो। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और मक्की जी आप SIFC में इन्वेस्टमेंट जो है ट्रैक कर सकते हैं, और आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज है वो 4 बिलियन या 2-4 बिलियन की अगर आपको अनाउंस करें उसके साथ दे दें आपको, तो जो कि मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा उनको भी इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। बट ये सिल्वर लाइनिंग हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि टफ होगा काफी 6 महीने का पीरियड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है शराइत अपनी जगह पे हैं, उन शराइत पर अमल भी करना है। एक तो आप बात करते बिजली की, आपने जब बात की तो ठीक है, आप 52 रुपये यूनिट तो एक अलग कॉस्ट है, उसके ऊपर जो 11 टैक्स लगे हुए हैं वो तो और क़यामत खेजी है ना। मतलब ये जो अब सूरत हाल है, इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या ये केयर टेकर्स ले सकते हैं, हालांकि इनको एम्पावर भी किया गया है? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस वक्त ये है कि अगर आप बिजली के रेट कम नहीं कर सकते तो उनका टेक होम जो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको कम कर दें। जैसे 4 महीने के लिए 20 रुपए आपने कर दी, जब आपके पास बिजली वाफिर है और आपकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और आइडल कैपेसिटी दे रहे हैं, वो 4 महीने की एवरेज आप कर दें। ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली सोच रही है और उनसे वादा किया है कि हम करेंगे। हम सेक्रेटरी से इन टच हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि सोलर पैनल जो है उसके लिए जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जितने SMEs हैं उनको देना चाहिए कि आप ये लगा लें। जब वो उस कैपेसिटी को लगाएंगे तो अगर उनके पास अगर ये 30% अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हैं तो आप 50 में से 30 पर तो आपके 35 रुपीज की कॉस्ट हो जाएगी। फिर 4 महीने की एवरेज के अंदर आप जब 20 रुपए की बिजली देंगे तो ओवरऑल लेवलाइज टैरिफ पूरे साल का जो है वही तकरीबन कोई 30 रुपए 32 रुपए पे पहुंच तो जाएगा। पहुंच तो जाएगा। आज की जो बात ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।